Hello students, I am Naman Sethi and we are studying chapter number 14 of 8th class science, that is chemical effects of electric current. तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो you know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. तो आप सबने देखा होगा कि जो नया बाईसाइकिल लेकर आते हैं हम, तो उसकी हैंडल बार जो होती है या फिर जो व्हील होते हैं, व्हील का रिम जो होता है, तो वो एकदम चमक रहे होते हैं, शाइन होती है उनके ऊपर. लेकिन जब वो स्क्रैच आ जाते हैं उनके ऊपर, या जब पुराने हो जाते हैं तो पुराने होकर उनके ऊपर स्क्रैचेस काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे उनकी शाइनिंग सरफेस जो है वो कम हो जाता है और उसके नीचे से हमें लेस शाइनिंग मेटल जो है कुछ नज़र आती है. और इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जो वुमेन ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी यूज़ करते हैं, तो वो जो ज़्यादातर लगता है ऐसे है कि वो गोल्ड की बनी हुई है, लेकिन कई बार वो गोल्ड की नहीं बनी होती, क्योंकि वो क्या होता है, सिल्वर या कुछ और मेटल के ऊपर, सिल्वर कॉपर वगैरह मेटल के ऊपर गोल्ड की पॉलिश की होती है, गोल्ड की कोटिंग की होती है. तो जब गोल्ड की कोटिंग उनसे निकल जाती है, ख़राब हो जाती है, तब नीचे से सिल्वर या जो भी मेटल जिसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की गई थी वो मेटल नज़र आने लग जाती है. तो इन बोथ दीज केसेस a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on the top of another? Well, let us try out doing it ourselves. तो ये दो एग्जांपल हमें दिए, बाईसाइकिल वाला और ऑर्नामेंट्स वाला. तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ था कि किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग की गई थी, पॉलिश की गई थी. तो क्या आपको पता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की पॉलिश कैसे की जाती है? तो इसके लिए किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज़ किया जाता है. तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में क्या किया जाता है एग्जैक्टली, वो हमें अब इस एक्टिविटी नंबर 14.7 में एक्सप्लेन किया जाएगा. तो क्या करना है हमने, वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड टू कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. टेक 250 ml of distilled water in clean and dry beaker. Dissolve 2 teaspoons full of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. Clean copper plates with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plates to the terminal of the battery and immerse them in copper sulfate solution. तो आपने क्या करना है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए एक तो, और दो कॉपर मेटल की बनी हुई प्लेट्स चाहिए जिसका साइज़ रेक्टेंगुलर शेप की होनी चाहिए, जिसका साइज़ होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. अब आपने 250 ml डिजिटल वाटर लेना है, एक क्लीन एंड ड्राई बीकर के अंदर, साफ़ की हुई बीकर के अंदर 250 ml डिजिटल वाटर ले लिया. अब उसके अंदर 2 चम्मच है आपको कॉपर सल्फेट की डाल देनी है, और कॉपर सल्फेट के साथ साथ आपको थोड़ा सा कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल देनी है. वैसे तो कॉपर सल्फेट को जब वाटर में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बनेगा वो खुद भी कंडक्टिंग होता है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से उसकी कंडक्टिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. अब आपने क्या करना है कि कॉपर प्लेट्स को साफ़ कर लेना है सैंड पेपर से, और साफ़ करके उसको रिंस दैम विद वाटर एंड ड्राई दैम. सैंड पेपर से साफ़ करने के बाद कॉपर की प्लेट्स को पानी से धो लेना है और उसको सुखा लेना है अच्छी तरह से. और उसके बाद उन कॉपर की प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ना है वायर की हेल्प से. बैटरी, एक कॉपर की प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, और उस पूरे दोनों प्लेट्स को कॉपर सल्फेट का जो हमने सोल्यूशन बनाया था बीकर के अंदर, उसके अंदर इमर्स कर दोगे, उसके अंदर डुबो दोगे. जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया कि एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना लिया हमने, उसके अंदर दोनों कॉपर की प्लेट्स डाल रखी है, और जिन कॉपर की प्लेट्स को हमने बैटरी से कनेक्ट करवाया हुआ है. अब क्या करना है, अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट दैम केयरफुली. तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ द दैम? डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट? What could be the coating? Color of the is the coating. Now note down the terminal of the battery with which this electrode is
कनेक्टेड। तो अब उस पूरा सर्किट जो हमारा बन गया है उसके अंदर से 15 मिनट के लिए करंट को पास होने दो, भी करंट फ्लो हो रहा है, होने दो 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद इन इलेक्ट्रोड्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से बाहर निकालो और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अच्छी तरह से देखो। तो क्या आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, दोनों कॉपर की प्लेट्स के अंदर कुछ डिफरेंस नज़र आता है? तो यस, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जिस कॉपर की प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ था वो प्लेट पतली हो चुकी होएगी, छोटी हो चुकी होएगी। और जिस प्लेट को आपने, कॉपर की प्लेट को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था वो प्लेट मोटी हो चुकी होएगी और उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग आ चुकी होएगी। जो किस चीज़ की कोटिंग होगी? कॉपर की कोटिंग। मतलब कॉपर की प्लेट के ऊपर और ज़्यादा कॉपर आ चुका होगा और वो प्लेट मोटी होगी होएगी क्योंकि उसके ऊपर और कॉपर आ गया है। तो कहाँ से आया है? जो कॉपर की प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ी गई थी वहाँ से कॉपर निकलकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी गई कॉपर प्लेट के ऊपर आकर चिपक जाएगा। तो अब अपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बैटरी कौन सी कॉपर की प्लेट को कौन से बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा गया था। तो जो कॉपर की प्लेट पतली हो रही है उसको बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया था, और जो कॉपर की प्लेट मोटी होती जा रही है जिसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की और लेयर इकट्ठी होती जा रही है उसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था। अब आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहेली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम? तो क्या किया कि आप ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद पहेली ने दोनों इलेक्ट्रोड्स को इंटरचेंज कर दिया। मतलब पहले वाली कॉपर प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जिसको पहले पॉजिटिव से जोड़ा गया था, और जिसको नेगेटिव से जोड़ा गया था उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम? तो क्या देखने को मिलेगा इस बारी, क्या होगा? तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हो? तो देखिए, अगर बैटरी के टर्मिनल से जो प्लेट्स को इंटरचेंज किया गया है अगर वो दोनों सेम मटेरियल की होगी, जैसे कि दोनों कॉपर प्लेट होंगी, तो क्या होगा कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट को जोड़ा गया है उसके अंदर से कॉपर निकलकर दूसरे वाली जो जिसको कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों प्लेट्स अलग अलग हुई, अलग अलग मटेरियल की हुई, हमारी जो एक्टिविटी थी इस एक्टिविटी में दोनों प्लेट्स एक जैसी थी, तो रिवर्स भी हो जाएगा इस एक्टिविटी में। लेकिन अगर वो दोनों मटेरियल अलग अलग हुए तो रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अब हुआ क्या एग्जैक्टली इस एक्टिविटी के अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट। The free copper gets drawn to electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. But what about the loss of copper from the solution? तो क्या हो रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो कॉपर सल्फेट जो है उसमें से वो कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब कॉपर और सल्फेट दो अलग अलग पार्ट्स में बट जाएगा वो। तो जो फ्री कॉपर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में पड़ा है अब उसमें से कॉपर वाला पार्ट जो है वो निकल कर उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, उस कॉपर की प्लेट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जोड़ा गया था। तो जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर तो निकल निकल कर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो फिर जो कॉपर का लॉस हो रहा है सोल्यूशन में से उसको कौन कंपनसेट करेगा? उसका क्या होगा? तो उसका जवाब दिया है, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट an equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means that copper gets transferred from one electrode to another. तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोड, जो कॉपर की प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ी गई थी उसमें से भी कॉपर निकल निकल कर सॉल्यूशन में आता रहेगा। तो जितना सोल्यूशन में से कॉपर निकलकर नेगेटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर गया था उतने ही अमाउंट में कॉपर निकलकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड की हुई प्लेट के ऊपर से निकलकर सोल्यूशन में आता रहेगा। तो मतलब सोल्यूशन के अंदर कॉपर के जो पार्ट्स हैं वो हर टाइम इक्वल रहेंगे। तो मतलब जितने कॉपर के पार्टिकल्स
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की हुई इलेक्ट्रोड से निकलकर आएंगे सोल्यूशन में, उतने ही इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे। तो मतलब सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वल रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगी। अब Buzo could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of copper plate, which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on copper rod. तो जो बुजो नाम का बच्चा था उसने क्या किया कि उसको कॉपर की जो दो प्लेट्स नहीं मिली, कॉपर की एक ही प्लेट मिल पाई, जैसा कि एक्टिविटी नंबर 14.7 में हमें बताया गया था कि आपको दो कॉपर की प्लेट लेनी है। तो उसको एक कॉपर की प्लेट मिली और दूसरा जो है कार्बन की रोड मिल गई। तो उसने ये एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया कि कार्बन की रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और कॉपर की प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और अब जो क्या हुआ, ये एक्टिविटी जब परफॉर्म की, करंट पास करवाया, तो उसको क्या मिला कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जहाँ पे कॉपर प्लेट कनेक्ट की गई थी उसमें से कॉपर के पार्टिकल्स निकल निकल कर कार्बन वाली रोड के ऊपर जाकर इकट्ठे होने शुरू हो गए। कार्बन वाली रोड के ऊपर कॉपर की कोटिंग होनी शुरू हो गई। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा पूरी एक्टिविटी के अंदर कि इस पूरी एक्टिविटी में किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग हो रही है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर देना, पॉलिश कर देना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने पिछली क्लास में अपना टॉपिक पढ़ा था, उस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक पार्ट है, जो उसकी एक एप्लीकेशन है, मतलब उसका एक यूज़ है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल, की अलग अलग मेटल की चीज़ों से पॉलिश करने के लिए किसी एक मेटल के ऊपर किसी अलग अलग मेटल की पॉलिश करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया जाता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैड सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, वो ऑब्जेक्ट जिस भी मेटल से बनाया गया था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस मेटल के अंदर जो भी कोई कमी थी, उस कमी के अपोजिट प्रॉपर्टी उस मेटल के अंदर होती है जिससे मेटल को पॉलिश किया जाता है। मतलब जिस मेटल की लेयर की पॉलिश की जाती है उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होती है और वो खास प्रॉपर्टी उस मेटल में नहीं होती जिससे हमारा ऑब्जेक्ट बनाया गया था। तो इसलिए ऑब्जेक्ट के अंदर डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर और अच्छी मेटल की, सुपीरियर मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। जैसा कि बताया गया कि क्रोमियम मेटल की पॉलिश की जाती है, प्लेटिंग की जाती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि कार के पार्ट्स पे, बाथ टैप्स के ऊपर, किचन गैस के ऊपर, गैस का बर्नर जो होता है उसके ऊपर, बाइसाइकिल के हैंडल के ऊपर, बाइसाइकिल के व्हील के रिम पे, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पर क्रोमियम मेटल की पॉलिश की जाती है। तो क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड, इट रजिस्ट स्क्रैचेस। हाउएवर chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium, so the object is made from cheaper metal and the only a coating of chromium over it is deposited। तो क्या होता है कि क्रोमियम के अंदर क्या खास बात है, क्या डिजायर्ड प्रॉपर्टी है, उसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, चमक होती है, और उसके अंदर करोड नहीं होता, वो मतलब उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती, जर नहीं लगती, तो जिसकी वजह से क्रोमियम के ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते, स्क्रैचेस को भी रजिस्ट करता है वो। तो ये सारी क्रोमियम की प्रॉपर्टीज है कि इसमें शाइनी अपीयरेंस है, करोजन नहीं होती उसकी, और स्क्रैच ही नहीं पड़ती। तो इसलिए कुछ मेटल के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्रोमियम की पॉलिश कर दी जाती है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि क्रोमियम जो होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए पूरा क्रोमियम का ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं
कि जो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो किसी सस्ती मेटल से बनाते हैं और उसके ऊपर क्रोमियम की पॉलिश कर दी जाती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट एक मिनट। Jewelry makers electroplate silver and gold on less expensive metals. These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. कि ज्वेलरी मेकिंग वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी सस्ती मेटल से कोई ऑर्नामेंट बनाते हैं और उसके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है, तो वो देखने में क्या लगते हैं, ऑब्जेक्ट जो कॉस्टली लगते हैं, ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के बने हैं, बट एक्चुअल में हो सकता है कि वो किसी लेस एक्सपेंसिव मेटल का यूज़ करके बनाए गए हों। तो टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, दस फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। कि जो टिन मेटल के बने हुए कैंस होते हैं जिनको फूड स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो एक्चुअल में कैसे बनाए जाते हैं कि आयरन के कैन बनाए जाते हैं और उनके ऊपर टिन की कोटिंग कर दी जाती है, और हमें देखने में लगता है कि वो टिन के कैंस हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टिन के कैंस नहीं होते, एक्चुअल में वो आयरन के कैन होते हैं। अब टिन की क्या प्रॉपर्टी है कि टिन जो है आयरन की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए टिन की पॉलिश किए हुए बर्तन के ऊपर रस्ट नहीं लगती, करोजन नहीं होती, तो इसलिए फूड जो है उसके अंदर आयरन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता और वो स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बच जाता है। अब उसके अलावा बताया आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंड्स टू करोड एंड रस्ट, सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। कि जो आयरन है, आयरन अपनी मजबूती की वजह से रेलवे ओवर ब्रिजेस बनाने के लिए या ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है वो। लेकिन आयरन की एक डिसएडवांटेज है कि आयरन को करोजन हो जाती है, रस्ट लग जाती है। तो अब आयरन को करोजन या रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, जिससे आयरन को करोजन नहीं होती और वो रस्ट नहीं लग पाती उसमें। तो इस तरह से ये सारे जो हमने बताए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज़ बताए हैं कि आयरन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ क्रोम प्लेटिंग करने के लिए भी किया जाता है कुछ पार्ट्स के ऊपर, और गोल्ड और सिल्वर की पॉलिश करने के लिए ज्वेलरी वाले यूज़ करते हैं, और टिन आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है आयरन को रस्ट से बचाने के लिए, या फिर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन को रस्ट से बचाने के लिए। तो ये सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस बताए हमने। तो इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सोल्यूशन इज ए मेजर कंसर्न। इट इज ए polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment। कि उन फैक्ट्रियों में जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद का जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसको डिस्पोज करना एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ किया गया जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसेसेस करने के बाद जो वेस्ट जनरेट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए जो प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई है गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हमने उन वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना होता है। ओके, तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 14। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।